अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सैयदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। आज हम लोग डाटा के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ देखेंगे कि डाटा को हम किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और फिर हम डाटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, और साथ साथ हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की भी इंफॉर्मेशन लेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग आज के टॉपिक में डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस के मेथड्स पढ़ेंगे। लेकिन डेटा ऑर्गेनाइजेशन पे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डेटा क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है तो हम लोग सबसे पहला जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हैं उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, और हम उन ऑब्जर्वेशन से कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, और वो इंफॉर्मेशन जो हम इकट्ठी कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डेटा। यानी डेटा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमने ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल की है उसे हम कहते हैं डेटा। अब ये डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, ये नेम्स की फॉर्म में भी हो सकता है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे अगर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से ये कहूं कि मुझे अपने एरिया की पॉपुलेशन बताएं कि आपके एरिया में कितने लोग आबाद हैं, तो स्टूडेंट्स आप अपने एरिया की पॉपुलेशन को काउंट करेंगे और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ये जो नंबर्स आपके पास आए हैं या ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई है, ये असल में आपका डेटा है। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हासिल करते हैं उसको हम डेटा कह सकते हैं। जैसे हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया और उसमें हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज आ गई। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं और हमने उन सॉल्यूशंस की पीएच फाइंड आउट करनी है। हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और हमने पीएच मीटर या पीएच पेपर से उन सॉल्यूशंस की पीएच फाइंड आउट की। अब हर सॉल्यूशन की अपनी एक पीएच वैल्यू होगी, उन पीएच वैल्यू को हम नोट डाउन कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो उसके रिजल्ट्स आए हैं जो कि डिफरेंट पीएच वैल्यूज हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस की, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट से इंफॉर्मेशन आई। अब मैं इस इंफॉर्मेशन को डेटा कह सकती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि ऑब्जर्वेशन से हासिल की गई हो या फिर एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल की गई हो वो डेटा कहलाती है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास जो है वो वैल्यूज की फॉर्म में हो सकती है, डेट्स की फॉर्म में हो सकती है, डेज की फॉर्म में हो सकती है, नेम्स की फॉर्म में हो सकती है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकती है। स्टूडेंट्स, डेटा को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट क्यों है इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरह दे सकती हूँ कि अगर हमारे पास दो ग्रुप्स हों, एक ग्रुप में मैं नंबर लिखती हूँ 1 to 10 लेकिन तरतीब के साथ, और दूसरे ग्रुप में मैं नंबर्स लिखती हूँ सीक्वेंस के बगैर, 1 to 10 नंबर्स है मगर मैं सीक्वेंस आगे पीछे कर देती हूँ। अब मैं आपको कोई भी नंबर बोलती हूँ तो आपके लिए इन दोनों ग्रुप्स में से नंबर तलाश करना किस में ज्यादा इजी होगा? तो वो इजी होगा ऐसे ग्रुप में, यानी इस पहले ग्रुप में जिसके अंदर सीक्वेंस से मैंने नंबर्स को अरेंज किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास दो डाटा थे और मैंने अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे तो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो रखा, और दूसरे ग्रुप में मैंने सिर्फ डाटा पुट कर दिए मगर ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमने डाटा को एनालाइज करना होगा तो हमें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो डाटा इकट्ठा हुआ होगा वो ज्यादा इजी होगा एनालाइज करना एज कंपेयर टू द डाटा जो कि आपने कहीं पे भी रख दिए मगर आपने उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डाटा एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डाटा ऑर्गेनाइजेशन।
यानी डेटा को आपको ऑर्गेनाइज करना ही है अगर आपने डेटा को एनालाइज करना है। अब डेटा को हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने डेटा को मैप्स की फॉर्म में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, टेबल्स की फॉर्म में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फ्लो शीट्स की फॉर्म में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और ग्राफ्स की फॉर्म में या डायग्राम की फॉर्म में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि डेटा एनालिसिस के लिए डेटा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगा, जैसे मैप्स, टेबल्स, डायग्राम्स या फ्लो शीट्स की फॉर्म में, तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा कि हम अपने डेटा को अच्छे तरीके से समझ सकें और उसको अच्छे से एनालाइज कर सकें। लेकिन अगर हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अरेंज नहीं करेंगे, तो हमारे लिए ही मुश्किल होगी कि हम अपने डेटा को एनालाइज भी कर सकें। हमने जिस जिस मेथड से डेटा इकट्ठा किया है, उन मेथड्स को बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने डेटा कलेक्शन मेथड्स बताते हैं, तो कोई भी साइंटिस्ट हमारे डेटा को क्रॉस चेक कर सकता है। लेकिन अगर हम यही नहीं बताते कि हमने ये वैल्यूज या ये नंबर्स या ये जो डेटा है, ये हमने किन मेथड से हासिल किया है, तो फिर कोई भी साइंटिस्ट हमारे डेटा पर यकीन नहीं करेगा। तो इसलिए डेटा को इकट्ठा करने के मेथड्स, डेटा को ऑर्गेनाइज करना और फिर डेटा को एनालाइज करना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल मेथड के। हम देख लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो डेटा एनालिसिस के दो मेथड्स होते हैं, जो कि है रेशो और प्रोपोर्शन। अब रेशो क्या होती है और प्रोपोर्शन क्या होती है, ये मैं आपको बताती हूं एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रेशो क्या होती है। हम देखते हैं, अगर मेरे पास एक नंबर है A और दूसरा नंबर है B, और मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करना चाहती हूं, तो वो मैं कर सकती हूं रेशो के थ्रू। यानी दो नंबर्स का आपस में कंपैरिजन जो होगा, वो होगा रेशो के थ्रू। या यूं मैं कह सकती हूं कि A और B का आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो मैं बता सकती हूं रेशो के थ्रू। यानी A दरमियान में कॉलन और फिर B, या फिर A डिवाइडेड बाय B। हम यहां पर कॉलन का साइन भी लगा सकते हैं दोनों नंबर्स के दरमियान, या फिर हम साइन ऑफ डिवीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर A और B की रेशो हमने निकालनी है, A रेशो B या फिर A डिवाइडेड बाय B। यहां पर दूसरा जो मेथड है वो है प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन क्या होता है, जब भी हम दो रेशोस को कंबाइन करते हैं बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी, तो उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। रेशो और प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से इसके एग्जाम्पल से ही क्लियर हो सकता है। तो हम इसके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं डेटा एनालिसिस के मेथड्स। इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि डेटा एनालिसिस में दो मेथड्स यूज होते हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स के हैं। एक है रेशो और दूसरा है प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेशो क्या होती है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शन क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशो का मतलब है, सपोज करें आपके पास दो वैल्यूज है A और दूसरी वैल्यू है B। अगर हम इन दोनों में यानी A और B में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वो हम देखेंगे रेशो से। और हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, A रेशो B, या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं A डिवाइडेड बाय B। और इसको तीसरा जो लिखने का तरीका है वो ये है, A दरम्यान में डिवीजन का साइन और उसके बाद फिर B।
हम रेशो को तीनों तरीके से लिख सकते हैं, यानी दरम्यान में कॉलन का साइन भी हम डाल सकते हैं, साथ साथ डिवीजन का साइन भी लिख सकते हैं और a डिवाइडेड बाय b भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों की बुक में इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है जिसमें हमने फाइंड आउट करनी है रेशो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट्स और 150 नॉर्मल पर्सन्स। अब हम देखते हैं कि 50 मलेरियल पेशेंट्स और 150 नॉर्मल पर्सन्स की रेशो क्या है। तो हम उसको कुछ ऐसे लिखेंगे, 50 रेशो 150 और फाइनल जो इसकी रेशो आएगी वो आएगी 1:3। तो 50 मलेरियल पेशेंट्स और 150 नॉर्मल पर्सन्स की जो रेशो है वो आई है 1:3। अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम दो रेशोस को आपस में कंबाइन करते हैं विद द साइन ऑफ इक्वालिटी तो उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोपोर्शन को हम लिख सकते हैं ऐसे कि हमारे पास एक रेशो है a रेशो b और दूसरी रेशो हमारे पास है c रेशो d। अगर मैं इन दोनों रेशोस को कंबाइन करना चाहूं तो वो हम प्रोपोर्शन के साइन से कर सकते हैं, a रेशो b इक्वल टू c रेशो d। और हम a रेशो b के साथ ये 4 डॉट्स प्रोपोर्शन के लगा सकते हैं और हम प्रोपोर्शन को साइन ऑफ इक्वालिटी से भी डिनोट कर सकते हैं और साथ साथ ये जो 4 डॉट्स हैं जो कि एक प्रोपोर्शन को जाहिर कर रहे हैं, इससे भी हम आपको बता सकते हैं कि ये दो रेशोस यानी a रेशो b और c रेशो d के दरमियान प्रोपोर्शन है। स्टूडेंट्स, आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, उनमें से 3 की वैल्यू आपको गिवन है, तो 4th वन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इस प्रोपोर्शन के मेथड से ही। स्टूडेंट, आपके बुक में एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें वो कह रहे हैं a biologist can calculate how many birds will get malaria when he allows infected mosquitoes to bite 100 healthy sparrows। वो कह रहे हैं कि हमने ये देखना है कि अगर जो है वो आपके पास 100 हेल्दी स्पैरोस हैं और आप एक मॉस्किटो को अलाउ करते हैं कि इन 100 हेल्दी स्पैरोस को बाइट करें, तो उनमें से कितनी स्पैरोस ऐसी होंगी जिनको के मलेरिया हो जाएगा। इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट he noticed that when he allowed mosquitoes to bite 20 sparrows, 14 out of them got malaria। अब इस बायोलॉजिस्ट ने पहले भी एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर 20 स्पैरोस इसने ली और फिर मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो इन स्पैरोस को बाइट करें। जब मॉस्किटो ने स्पैरोस को बाइट किया तो 20 में से 14 ऐसी स्पैरोस थी जिनको मलेरिया हो गया। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि अब जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो है 100 स्पैरोस पर। अगर 20 में से 14 स्पैरोस को मलेरिया हो गया तो आपने बताना ये है कि 100 में से कितनी स्पैरोस को मलेरिया होने का चांस हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे कुछ कैलकुलेशंस के थ्रू, जिसके अंदर हम प्रोपोर्शन को भी यूज करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे पास जो पहली रेशो आ रही है, फर्स्ट रेशो अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास आ रही है 14 आउट ऑफ 20 स्पैरोस को मलेरिया हो गया। और जो हमारे पास सेकंड रेशो आ रही है वो क्या है? वो हमने देखनी है कि x नंबर ऑफ स्पैरोस को मलेरिया हो गया 100 में से। अभी x जो है वो हमें मालूम नहीं है, जिसको हमने फाइंड आउट करना है। हम इन दोनों रेशोस को प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे, वो ऐसे 14 रेशो 20 इक्वल है x रेशो 100 के। x वेरिएबल है जो कि आपने फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं
x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल है 14 डिवाइडेड बाय 20 के। हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू 20, तो हमारे पास आ जाएगा x इंटू 20 इक्वल है 100 इंटू 14 के। क्योंकि हमने यहां पर x को फाइंड आउट करना है तो हम x को इधर ही रहने देंगे और 20 को उधर ले जाकर कर देंगे डिवाइड। यहां पर ये डिवीजन में आ जाएगा 20, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवीजन में आ जाएगा। जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 70। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 20 में से 14 स्पैरोज को मलेरिया हुआ तो 100 में से 70 स्पैरोज ऐसी हैं जिनको मलेरिया हो सकता है। क्योंकि हमारे पास जो x की वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट करनी थी कि अगर 100 स्पैरोज को मॉस्किटो काटे तो उसमें से कितने स्पैरोज को मलेरिया होने का चांस है, तो फिर हमारे पास आंसर आ गया है 70, यानी 70 ऐसी स्पैरोज होंगी 100 में से जिनको कि मलेरिया हो सकता है। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जिस तरह मैथ्स जो है वो बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है, इसी तरह स्टैट्स भी बायोलॉजी को स्टडी करने में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। हमारे पास एक डाटा है और हमने उसको एनालाइज करना है, तो हम लोग जो है वो उसके ऊपर स्टैट्स के या मैथ्स के जो है वो टेक्निक्स या टूल्स अप्लाई करेंगे और फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम कोई भी डाटा ऑर्गेनाइज भी कर सकें इजीली और उसको एनालाइज भी कर सकें और आगे फर्दर उसकी प्रोसेसिंग कर सकें। तो स्टैट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्टैटिस्टिक्स आर थस अ मींस ऑफ समराइजिंग डाटा थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यू। और हम देखते हैं कि स्टैट्स बायोलॉजी में डाटा एनालिसिस में या डाटा ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल में भी दो मेथड्स पढ़े डाटा एनालिसिस के, और वो दोनों के दोनों किससे ताल्लुक रखते हैं? वो दोनों ताल्लुक रखते हैं स्टैट्स से, जैसे कि रेशो और प्रोपोर्शन। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाती है मैथ्स, और मैथ्स किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल है बायोलॉजी में। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैथ्स का और बायो का बहुत ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशंस हमने कोई भी डाटा को समराइज करना है टेबल्स की फॉर्म में या उसको हमने जो है वो ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए हमें मैथ्स का सहारा लेना पड़ता है। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वो भी आज के दौर में हर फील्ड में कंप्यूटर तो यूज करना लाजमी है, ठीक है। और आजकल जो है वो कंप्यूटर के बगैर किसी का भी गुजारा नहीं है, क्योंकि हमारा जितना भी डाटा होता है वो एक अच्छी तरीके से सेफेस्ट जो प्लेस होती है वो कंप्यूटर ही है, जो कि आपके इतने सारे बायोलॉजिकल डाटा को भी इकट्ठा एक जगह पे रख सकता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि मैथ्स तो इंटीग्रल पार्ट है, यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी का। साथ साथ हम देखते हैं कंप्यूटर भी जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी के साथ हर फील्ड का। तो हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स को डिफाइन कर लेते हैं कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है ये है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम लोग जो है वो कंप्यूटर भी यूज कर रहे हैं, साथ साथ हम स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स और टूल्स भी यूज कर रहे हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से अपने डाटा को एनालाइज कर सकें। स्टूडेंट्स, मैथ्स कितनी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी की फील्ड में? तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी में मैथ्स ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और वो क्या है? जीन फाइंडिंग है, या प्रोटीन इंटरेक्शंस हैं, या प्रोटीन के स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। तो उसके अंदर कौन हेल्पफुल होगा बायोलॉजी में? वो होगा मैथ्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मैथ्स हो, कंप्यूटर हो, स्टैट्स हो, ये सारी के सारी फील्ड्स बायोलॉजी से इंटरलिंक्ड है और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं बायोलॉजी के अंदर डाटा एनालिसिस के अंदर। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा क्विज़ लेती हूँ और ये क्विज़ मुझे ये बताएगा
कि आपको कितने % आज का टॉपिक जो है वो समझ आए। आपने करना क्या है कि आपने आज के टॉपिक को एक दफ़ा रिवाइज़ करना है और फिर आपने रजिस्टर लेना है, इस क्विज़ को नोट डाउन करना है और आपने इन क्विज़ के आंसर्स की रिटर्न प्रैक्टिस कर लेनी है। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन डाटा। तो हम डाटा को कैसे डिफाइन करते हैं? डाटा कैन बी डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स और वैल्यूज़ मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कोई भी हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से हासिल किया हुआ जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, यानी आपकी जो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन से जो आपने इंफॉर्मेशन हासिल की होती है वो किस किस फॉर्म में हो सकती है, वो नेम्स की फॉर्म में हो सकती है, वो डेट्स की फॉर्म में हो सकती है, वो वैल्यूज़ की फॉर्म में हो सकती है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम नाम देते हैं डाटा का। इसके बाद हमारे पास जो है वो एक और क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आप जब पास पेपर्स उठाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी वहाँ पे नज़र आएगा कि हाउ कैन वी ऑर्गेनाइज डाटा। तो ऑर्गेनाइज हम कैसे कर सकते हैं डाटा को? डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक ग्राफिक्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स एंड डायग्राम्स। तो हम डाटा को जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और किस किस फॉर्म में हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं? ग्राफिक्स की फॉर्म में हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं डाटा को, टेबल्स की फॉर्म में हम जो है वो उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में, मैप्स की फॉर्म में और डायग्राम्स की फॉर्म में हम इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और डाटा को ऑर्गेनाइज़ करने का फ़ायदे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि अगर आपके पास जो आपने ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से जो आपकी हासिल करदा इंफॉर्मेशन है, जब आप उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे तो आपके लिए ये आसान होगा कि आप अपने डाटा को ईज़िली एनालाइज भी कर सकें। अगर आपका डाटा या आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह पे इकट्ठी नहीं है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं पड़ी हुई, तो जब आप उसको एनालाइज करने जाएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि आप इस डाटा को किस तरीके से एनालाइज करें, आप इसका एनालिसिस कैसे करें, क्योंकि वो इकट्ठा एक जगह पे तो पड़ा नहीं होगा, कोई इधर इन्फॉर्मेशन होगी, कोई उधर होगी। तो आपने हमेशा अपने डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन रेशो। तो हम रेशो को कैसे डिफाइन करते हैं? द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन इज़ कॉल्ड रेशो ऑफ वन नंबर टू द अदर। इसका मतलब ये हुआ, जैसे स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को आज के लेक्चर में बताया कि अगर हम a और b के रिलेशन को पढ़ रहे हैं और हम लिखते हैं कि a डिवाइडेड बाय b, तो हम इस रिलेशन को कहेंगे कि ये क्या है, ये रेशो है। यानी a, इसके अंदर हम कॉलन का साइन लगाएंगे, a रेशो b या a डिवाइडेड बाय b, इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, रेशो है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि डिफाइन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के बारे में आपने क्या पढ़ा? प्रोपोर्शन मीन्स टू जॉइन टू इक्वल रेशोज़ बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। अगर हम दो रेशोज़ को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, एक साथ लिख रहे हैं और उन दो रेशोज़ के दरमियान में हम साइन ऑफ इक्वालिटी लगा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोपोर्शन को। यानी दो रेशोज़ को हम जब साइन ऑफ इक्वालिटी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्या है, प्रोपोर्शन है। यानी दो रेशोज़ को जब भी हम साइन ऑफ इक्वालिटी से ज्वाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन है। तो आपने रेशो की और प्रोपोर्शन की आज के लेक्चर में काफ़ी डिटेल पढ़ ली है, तो आपको ये याद भी होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। स्टैटिस्टिक्स आर थस अ मीन्स ऑफ समराइजिंग डाटा थ्रू कैलकुलेशन ऑफ अ मीन वैल्यू। तो हम देखते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो क्या होती है कि हम लोग डाटा को समराइज़ करते हैं डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स को इस्तेमाल करके, यानी मीन वैल्यूज़ निकाल के और डिफरेंट जो है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करके जो है वो हम लोग डाटा को क्या करते हैं, समराइज़ करते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। यानी आपने जब भी बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करना है तो आप अगर कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स चूज़ कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर और स्टैट्स दोनों की टेक्निक्स चूज़ कर रहे हैं एक ही जगह पर, तो आप ये कहेंगे कि आप असल में जो है वो किसको यूज़ कर रहे हैं, आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड को यूज़ कर रहे हैं, या ऐसी स्टडी को हम नाम देते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और क्वेश्चन जो हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या है? वो है कि राइट डाउन मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन विच नॉलेज ऑफ मैथ्स इज़ यूज़। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट
बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैथ्स को इस्तेमाल करके हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी हैं? मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? जीन फाइंडिंग है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है, एंड प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस के बारे में अगर हमने स्टडी करना है तो हम मैथ्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और वो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन डाटा एंड राइट नोट ऑन डाटा एनालिसिस, जिसके अंदर आप रेशो को, प्रोपोर्शन को बताएंगे, स्टैट्स को डिफाइन करेंगे, साथ साथ आप वो एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे जो कि मैंने आपको लेक्चर के दौरान समझाई थी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए आज छोटी सी एक्टिविटी है कि आपने इस क्विज़ को अच्छे से प्रिपेयर करना है और इस क्विज़ की रिटर्न प्रैक्टिस कर लेनी है। स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने जो स्टडी किया वो था डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस के मेथड्स। तो हमने देखा कि डाटा क्या होता है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल की जाती है। और उसके बाद हमने ये देखा कि हम डाटा को किस किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डाटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स या फिर ग्राफ्स, डायग्राम्स, फ्लो शीट्स। और फिर हमने डाटा एनालिसिस के दो मेथड्स पढ़े जो कि थे रेशो और प्रोपोर्शन, और साथ साथ हमने इनकी एग्जाम्पल्स भी सॉल्व की। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि स्टैट्स क्या होती है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है, और मैथ्स को हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ बायोलॉजी क्यों कहते हैं, किस तरह स्टैट्स, मैथ्स और कंप्यूटर बायोलॉजी में हमें हेल्प कर रहा है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।